हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 14 अगस्त और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टू क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड इन द अर्लियर क्लासेस। तो देखिए, लास्ट क्लास में आपसे पूछा गया था कि तुर्काना झील किस देश में स्थित है। राइट, लेक तुर्काना। देखिए, विश्व के मरुस्थल में अवस्थित सबसे बड़ी झील है ये हमें देखने को मिलती है केनिया देश में। वहां पर अफ्रीकी देश है केनिया, वहां पर अवस्थित है ये झील। और अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है, फोर्थ लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, ये सवाल इसलिए पूछा गया है कि अभी कुछ समय पहले ही कुछ रिसर्चर्स जो थे, शोधकर्ता थे, वो इस झील पर गए हैं लगभग, और उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं इसका जल स्तर इस झील का, उसमें फ्लक्चुएशन यानी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और ये झील जो है अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी झील है और विश्व की जो फर्स्ट यानी लार्जेस्ट झील मान लीजिए इसको, द लार्जेस्ट झील, लार्जेस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड इन एनी डेजर्ट, यानी विश्व के मरुस्थल में अवस्थित विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तुर्काना झील। और ध्यान रखिएगा, इसी के पास क्या है? तुर्काना नेशनल पार्क। तुर्काना नेशनल पार्क भी अवस्थित है। और ये क्या है? एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि यूनेस्को के तहत को साइट के वर्ल्ड विश्व विरासत सूची के अंदर नामित किया गया है। किसको? लेक तुर्काना को। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछा गया था ओलंपिक्स के बारे में, राइट? और कुछ सवाल पूछे गए थे सेबी के बारे में कि सेबी के अंदर आपको ये बताना था कि सेबी की स्थापना कब होती है। देखिए, पहली बार जो सेबी की स्थापना होती है 1988 में होती है, लेकिन 1992 में 1992 के अंदर एक अधिनियम के द्वारा इसको मिलता है वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस। इसका मेन काम क्या है सेबी का? जो हमारा स्टॉक मार्केट यानी सिक्योरिटी मार्केट है, जिसमें कि शेयर्स की सबकी ट्रेडिंग की जाती है शेयर मार्केट में, उसको रेगुलेट करना। और ये क्या है? एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल यानी अर्ध न्यायिक संस्था। अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं? कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा जो हमारे शेयर मार्केट लॉज हैं, जो सेबी के द्वारा बनाए गए हैं, उनका वॉयलेशन होता है, तो उसकी जांच करने का अधिकार किसके पास है? सेबी स्वतः कर सकती है। साथ ही साथ ये क्या है? एक क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, यानी अर्ध शासकीय निकाय। इसका मतलब क्या है कि शेयर मार्केट से संबंधित जो नियम बनाए जाएंगे वो सेबी के द्वारा बनाए जाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति इनका वायलेशन करता है, कोई संस्था वायलेट कर रही है इसके नियमों का, तो उसकी जांच सेबी के द्वारा की जाती है। इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? 9 मेंबर्स होते हैं, राइट? इसमें सभी की नियुक्ति की जाती है हमारी भारत सरकार के द्वारा। जो चेयरमैन होते हैं, इसमें क्या होता है? एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशकों का समूह होता है, राइट? तो डायरेक्टर्स जो है, डायरेक्टर्स बोर्ड होता है, और इसमें कुल 9 मेंबर होते हैं। सभी की नियुक्ति भारत सरकार करती है। के अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान में कौन है? माधवी पुरी बुच जी हैं, जिन पर अभी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर कुछ एलिगेशन लगाए गए हैं, और उसके संबंध में विपक्ष के द्वारा संसद में मांग की गई है कि एक संयुक्त संसदीय सचिव का गठन किया जाए, राइट? तो 9 मेंबर है, 5 की नियुक्ति होती है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें से 3 होते हैं होल टाइम मेंबर, होल टाइम मेंबर्स, और 2 होते हैं कुछ पीरियड के लिए। एक इसमें अध्यक्ष होते हैं, 2 आते हैं, 2 सदस्य आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय से भी आते हैं 2 सदस्य। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए इसके बारे में, सेबी के बारे में। एक आपसे कहा गया था कि सेबी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है, और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। और एक आप नाम बताइए कहाँ हो सकता है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। और एक नाम आप बताइएगा फोर्थ प्लेस, जो फोर्थ इसका रीजनल ऑफिस है यानी क्षेत्रीय कार्यालय है, वो कहाँ स्थित है? ये आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा है। तो आपको 4 ऑफिसेज हैं, इसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता 3 है, एक चौथा आपको बताना है। साथ ही साथ इसके द्वारा एक स्कोर्स यानी सेबी के द्वारा जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी शिकायतों के निराकरण के लिए एक स्कोर्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ये हमने पढ़ा था, स्कोर्स पोर्टल। निवेशकों को जो एजुकेट भी किया जाएगा, साथ ही साथ उनकी शिकायतों का निराकरण किससे होगा? स्कोर्स पोर्टल से। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको। अच्छा, एक हमने बात की थी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, किसकी? संयुक्त संसदीय समिति की। देखिए, इसमें क्या है कि इसका उल्लेख, आपके लिए कुछ क्वेश्चन है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में, संयुक्त संसदीय सचिव के बारे में, कुछ बेसिक बताकर आपके लिए प्रश्न छोड़ के जा रहे हैं।
उनको आप पता करने का प्रयास करिए और उनका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है संयुक्त संसदीय सचिव, इसका गठन कब होता है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय सचिव। क्लियर? इसका गठन तब होता है, मान लीजिए किसी प्रकार का कोई विषय हो, स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, यानी किसी विषय पर, जैसे कि अभी बात की गई है कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट क्या आई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अनुसार सेबी की चेयरमैन है माधवीपुरी जी, उन पर आरोप लगाए गए, कुछ एलिगेशन लगाए गए, उस संबंध में हो सकता है किसी विधेयक के संबंध में, किसी बिल पर अगर अगर उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना हो तो संयुक्त संसदीय सचिव गठन होता है और इसे बनाती संसद बनाती है। और अगर बिल के तौर पे देखें तो अगर आपको पता हो तो एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन 2016 में जब लाया गया था, उस पर भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी। और ऐसा नहीं कि इसका गठन पहली बार करने की मांग की गई है। वक्फ बोर्ड है, वक्फ अधिनियम है, उसके लिए भी हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया है। साथ ही साथ बोफोर्स घोटाला हुआ उस समय किया हमने, और जब चेतन पारेख का एक स्कैम हुआ था, उसमें हर्षद मेहता स्कैम था, उसके अंदर भी हमने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के गठन को देखा गया है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो जो समिति आपको बताना है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कुल कितने मेंबर्स होते हैं, सदस्य कितने होते हैं? क्लियर? सदस्य कितने होते हैं? और चेयरमैन की नियुक्ति, इस समिति के चेयरमैन हैं चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। किसकी? चेयरमैन ऑफ दी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब आपको एक सवाल बताना है, इसका दूसरा सवाल, इसका टेन्योर यानी कार्यकाल कितना होता है? क्लियर? सदस्य कितने हैं और कार्यकाल कितना, ये दो सवाल है आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, इनका पता करने का प्रयास कीजिएगा, अगली क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। राइट, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा संबंध रखता है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से। मींस which of the following statement is incorrect regarding the removal procedure of the vice president of India? कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति महोदय को हटाना है, उनके जो हटाने की प्रक्रिया है, रिमूवल प्रोसीजर है, उसमें उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी रॉन्ग आंसर को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है अ फॉर्मल इंपीचमेंट प्रोसीजर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दी वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग। महाभियोग क्या होता है? जिस प्रकार से आर्टिकल 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को एक प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, क्या उसी प्रकार से इस उपराष्ट्रपति के पद से किसी व्यक्ति को हटाने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है? बिल्कुल, तो ये रॉन्ग आंसर है इसका, पहला ऑप्शन। दूसरा है द रिजोल्यूशन ऑफ रिमूवल शुड बी मूव्ड विद द एटलीस्ट 14 डेज नोटिस, यानी अगर उनके हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाए तो पूर्व में 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है। बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, ऐसा प्रावधान किया गया है कि बिना 14 दिन के नोटिस के कोई प्रस्ताव संसद के अंदर पेश नहीं कर सकते। संसद मतलब स्पेसिफिकली राज्यसभा के तहत। राइट, थर्ड ऑप्शन है सच अ रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी, यानी राज्यसभा में अगर ये बिल पेश किया, ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे प्रभावी बहुमत यानी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? देखिए जो जितने, मान लीजिए कि राज्यसभा के अंदर कितने हैं? 240 मेंबर्स हैं, कितनी कुल स्ट्रेंथ है? 245 मेंबर्स की। अब उसी जिस दिन ये प्रस्ताव लाया जा रहा है उस दिन मान लीजिए कितने मेंबर उपस्थित हैं? 200, तो 45 मेंबर तो एब्सेंट है। तो प्रभावी बहुमत का मतलब क्या होगा? जो 200 सदस्य उपस्थित हैं उसमें से कितने सदस्य इस पर हस्ताक्षर करें इसको लाने के पक्ष में? 101। राइट, ये होता है प्रभावी बहुमत, यानी इफेक्टिव मेजोरिटी इज द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इज नोन एज इफेक्टिव मेजोरिटी। लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा की, जब राज्यसभा से जो प्रस्ताव पारित होता है विद द इफेक्टिव मेजोरिटी और प्रभावी बहुमत, ये जब लोकसभा में जाएगा तो वहां पर चाहिए सिंपल मेजोरिटी। क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी, यानी साधारण बहुमत। कहाँ चाहिए? इट इज रिक्वायर्ड इन दी लोकसभा। क्लियर? तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट होता है। फोर्थ है नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई आधार नहीं बताया गया। बिल्कुल सही आंसर है, कोई आधार नहीं है कि इस आधार पर जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाए। पहला ऑप्शन जो था कि एक औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, ये गलत आंसर है। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर
माननीय राष्ट्रपति महोदय ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग लाया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो कि जिनका संबंध है हमारे राष्ट्रपति महोदय से। अब ये सबसे पहले हम बात करें रिमूवल की, थोड़ी बात करते हैं किन किन आर्टिकल्स में है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति की शक्तियों का, उनके पद का उल्लेख मिलता है। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 63, इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए पहला तो है उनकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर। और सेकंड है कि भारत के नागरिक हों, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तीसरा है कि वो राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। तीन आधार हैं जिन पर कि किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक अवधारणा हमारे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद, और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि वो किसी लाभ के पद को धारण नहीं किए हो उस व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्ति मिल सकती है, उसके लिए उनके लिए वोटिंग कराई जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है, उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है, राज्यसभा लोकसभा में मंत्री है, तो उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा फॉर दी पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर। सेकंड है आर्टिकल 64, क्या कहता है ये कि द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस राज्यसभा, यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद धारण करेंगे वो स्वतः ही राज्यसभा के सभापति नियुक्त कर दिए जाएंगे। यही बात की गई है। आर्टिकल 65 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति के पद पर किसी प्रकार की यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त होता है, यानी वैकेंसी आती है उसमें, मान लीजिए उनका कार्यकाल पूरा हो गया या कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, वो अपना जो ड्यूटीज है उन्हें परफॉर्म करने में अनेबल हो यानी अक्षम हो, उपराष्ट्रपति का जो है उनका दायित्व बनता है कि वो राष्ट्रपति की तरह कार्य करें, अपने उत्तरदायित्व को निभाएं। और उस समय जो है उनको राष्ट्रपति द्वारा जो शक्तियां, राष्ट्र संविधान के द्वारा जो राष्ट्रपति महोदय को शक्तियां दी गई, सारी शक्तियां किसे मिल जाती है, हमारे उपराष्ट्रपति को। चौथा है आर्टिकल 66, इसमें बताया गया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी उपराष्ट्रपति का चयन किस प्रकार होगा, उनका निर्वाचन किस प्रकार होगा। तो देखिए जहां पर राष्ट्रपति के लिए फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम क्या देखते हैं कि पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी राज्य की विधानसभाओं प्लस 3 संघ शासित प्रदेश हमारे कौन से, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, हमने कुछ दिन पहले पढ़ा 107 सीटें इसमें जम्मू कश्मीर में, और एक हमारा दिल्ली। इन तीनों यूनियन टेरिटरी की विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कौन से, यानी निर्वाचित सदस्य हैं, वही भाग लेते हैं किसके अंदर, राष्ट्रपति के चुनाव में। वही हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा अंतर है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के ही सदस्य भाग लेंगे, जहां राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते। वहीं यहाँ पर जो है कंप्लीट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद के दोनों सदन हैं उनके सभी सदस्य भाग लेते हैं। और चुनाव किस प्रकार होता है, इनका निर्वाचन होता है विद दी सीक्रेट बैलेट, यानी सीक्रेट बैलेट के माध्यम से जो है इनका चुनाव होता है। प्रक्रिया कौन सी होती है, इलेक्शन होता है थ्रू दी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी आनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन होता है भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का। आर्टिकल 67 कहता है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कार्यकाल कितना होगा। देखिए न्यूनतम कार्य मतलब सामान्य तौर पर कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, इससे पहले चाहे तो रिजाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय को, और इन्हें हटाया भी जा सकता है थ्रू अ रिजोल्यूशन विद 14 डेज एडवांस नोटिस। क्लियर। जो हम बात करने वाले आगे चल के, आर्टिकल 68 क्या कहता है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द टर्म एंड वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, यानी किन अवस्थितियों में जो उपराष्ट्रपति पद का जो है पद रिक्त हो सकता है, उसके बारे में बात की गई है, कितना कार्यकाल होगा। आर्टिकल 16 कहता है ओथ और अफर्मेशन, यानी उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो वो दिलाई जाएगी भारत के राष्ट्रपति महोदय या उनके द्वारा किसी नामित व्यक्ति के द्वारा। आर्टिकल 70 कहता है कि अगर कोई विशेष परिस्थितियां आती है, एनी कॉन्टिजेंसीज, उस स्थिति में राष्ट्रपति
ये जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनको करने का दायित्व किनके पास रहेगा? उपराष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति और साथ साथ राष्ट्रपति भी महोदय भी हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होगा, राइट। ये हमने बात की उन अनुच्छेद की जिनका संबंध हमारे भारत के उपराष्ट्रपति के पद से। चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 67 जो कहता है दैट द वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। उपराष्ट्रपति को अपने उनके पद से कैसे हटा सकते हैं? बाय अ रिजोल्यूशन, यानी एक प्रस्ताव द्वारा, जो कि कितने दिन का हो? 14 दिन पहले नोटिस आना चाहिए राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पेश नहीं होगा। साथ ही साथ ये होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी। ये कौन सी है? प्रभावी बहुमत। 14 दिन के एडवांस नोटिस देने के बाद राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए राज्यसभा के जो उपस्थित सदस्य हैं उनका इफेक्टिव मेजोरिटी यानी प्रभावी बहुमत की रिक्वायरमेंट होगी। जब ये रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव राज्यसभा से पास होगा तो जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा में चाहिए साधारण बहुमत। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा आप। तो इट कैन द रेजोल्यूशन कंटेनिंग द प्रोविजन रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी शैल बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, लोकसभा के अंदर नहीं लाया जाएगा। क्लियर? इसके लिए क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा तो उपराष्ट्रपति को। अच्छा, अब तक कभी ऐसा हुआ है क्या कि मतलब अविश्वास प्रस्ताव या उनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया हो? तो आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं पास हुआ है, ना लाया गया है। हाँ, एक जो हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं उनके लिए 2020 में जरूर प्रस्ताव लाया गया था। इन 2020 कुल 12 अपोजिशन पार्टीज हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया था अगेंस्ट दी राज्यसभा डेप्यूटी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह जी, जो वर्तमान में भी क्या हमारे राज्यसभा के उपसभापति हैं। उनके खिलाफ 2020 में एक प्रस्ताव लाने का प्रयास किया गया था, परंतु उस समय हमारे राज्यसभा के चेयरमैन या यूं कह लें उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया कि आपने इसमें जो एक फॉर्मल प्रोसीजर है उस प्रक्रिया को पालन नहीं किया, ना ही 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया है। क्लियर? अच्छा, ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक न्यूज आती है लोकसभा जो स्पीकर है उनके पद के बारे में। हम जानते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि लोकसभा स्पीकर का कुछ महीनों पहले चुनाव हुआ है। क्लियर? वर्तमान में कौन है? 18वीं लोकसभा के स्पीकर कौन है? श्री ओम बिरला जी, जिनका संबंध है कोटा निर्वाचन क्षेत्र से। तो सवाल वहीं से निकल कर आता है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओम बिरला डिफीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी इन द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के हेतु ओम बिरला के द्वारा किस विपक्ष के उम्मीदवार को हराया गया है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, कोडिकुनिल सुरेश जी हैं, अवधेश प्रसाद जी। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप याद रखिए, केरल से आते हैं ये कोडिकुनिल सुरेश। ये सांसद है हमारे, इन्होंने चुनाव लड़ा था अगेंस्ट दी इनके खिलाफ, इन्होंने लड़ा था चुनाव ओम बिरला जी के खिलाफ। देखिए संविधान का जो आर्टिकल है उसमें प्रावधान है दैट द हाउस ऑफ द पीपल विल इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा एज सून एज पॉसिबल। यानी क्या होगा? लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जैसे ही नई लोकसभा गठन होगा चुनाव के बाद, निर्वाचन के बाद, तो तुरंत से उन पदों पर किसी व्यक्ति को चुना जाएगा, चाहे वो कंसेंसस से हो यानी सहमति से हो, कंसेंसस सभी की सहमति से, या फिर हो वोटिंग के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण आता है कि भारत के अभी तक आजादी के बाद चौथी बार ऐसा देखा जा रहा है कि लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं, उनके लिए चौथी बार इलेक्शन हुआ है, 4th टाइम इलेक्शन हुआ है। इसलिए हमारे लिए सवाल इंपॉर्टेंट है ओम बिरला जी का भी, जो कोडिकुनिल सुरेश जी हैं उनके संबंध में भी। और हम आगे देखने वाले हैं कि किस किस वर्ष में लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में चुनाव करवाए गए। क्लियर? और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी होंगे। प्रस्ताव कौन लेकर आए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये प्रस्ताव लेकर आए थे हिंदी लोकसभा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जो बीजेपी के मेंबर हैं, कोटा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं ओम बिरला, इनका तीसरा टर्म है ये, ठीक है, और दूसरी बार लगातार बने ये लोकसभा के अध्यक्ष। सेकंड कॉन्सेक्यूटिव टाइम बने हैं, लगातार दूसरी बार बने लोकसभा के अध्यक्ष बने। क्लियर? और ये जो चुनाव कराया गया, क्यों कराया गया है? बिकॉज विपक्ष जो पार्टी है, इंडिया अलायंस है, उनका मानना है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद विपक्ष पार्टियों को दिया जाए, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है, एनडीए अलायंस है, वो ऐसा नहीं मान रहा। इस कारण से चुनाव करवाया गया है। और पिछले 48 सालों में, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के अंदर, जो पहली चौथी बार ऐसा हो रहा है कि हुआ था कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करवाए गए थे भारत के अंदर। क्लियर?
अच्छा ध्यान रखिएगा, जो हमारे कोटिकुनिल सुरेश जी हैं, ये वर्तमान में लोकसभा के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, जिन्होंने 8 बार क्या जीता है, लोकसभा का चुनाव जीता है। सुरेश कोटिकुनिल सुरेश इज एन 8 टाइम कांग्रेस एमपी फ्रॉम केरला मावेलिकरा कॉन्स्टिट्यूएंसी, मावेलिकरा निर्वाचन क्षेत्र, वहां से जीत कर आए हैं। और हु हैज वोन मोस्ट नंबर ऑफ द इलेक्शन, अच्छा सबसे उम्रदराज आदमी जिन्होंने सर्वाधिक बार चुनाव जीता है, वो हमारे कोटिकुनिल सुरेश जी हैं, जिन्होंने 8 बार लोकसभा चुनाव जीता है और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य भी हैं। ये अब तक कुल जो है 48 सालों में पहली बार चुनाव हुआ है। पहला चुनाव करवाया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ लोकसभा स्पीकर, उसमें उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और तब के भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने थे जी मावलंकर जी। सेकेंड टाइम हुआ था 1967 के अंदर, तब बने थे नीलम संजीव रेड्डी जी। और 1976 यानी 1976 में तीसरा चुनाव हुआ था, जिसमें बलिराम भगत जी बने हैं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर। क्लियर। अच्छा अब हम बात करते हैं कि ये लोकसभा का पद जो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए जब हम पदानुक्रम की बात करते हैं, हायरार्की की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं, तो इनका जो है 6th स्थान आ रहा है। यानी हम बात करें संविधान में अगर हायरार्की के रूप में सर्वाधिक सर्वोच्च पद किसका है, तो भारत के माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का। सेकंड है उपराष्ट्रपति महोदय का। तीसरा भारत के प्रधानमंत्री जी का है। चौथा है संबंधित राज्यों के राज्यपाल का। क्लियर। और पांचवा पद किसका आता है, पांचवा पद आएगा भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्रियों का। क्लियर। और छठा पद आता है जो कि हमारा लोकसभा स्पीकर का। अच्छा एक दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी नई लोकसभा का चुनाव, लोकसभा गठन होता है, तो उस समय सभी व्यक्तियों को यानी सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक पद पर व्यक्ति का चयन होता है, जिसे हम कहते हैं स्पीकर प्रो टेम, यानी क्या कह लें प्रो टेम स्पीकर। यानी ये एक टेम्पररी पद के लिए जो है इस पद पर किसी व्यक्ति का चयन होता है। नॉर्मली जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन यानी संसदीय परंपरा है, उसके अनुसार संसद के जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं उनका चयन होता है, या सर्वाधिक बार लोकसभा चुनाव जीता हो। 18वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर थे, इनका नाम याद रखिएगा। इनका संबंध कटक से बिलोंग करते हैं। ये हैं सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब जी। ये आप पक्का याद रखिएगा, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना प्रबल बन जाती है कोटिकुनिल सुरेश जी के बारे में। साथ ही साथ जो हमारा ये पद है कि लोकसभा स्पीकर का पद ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यानी पदानुक्रम में कौन से स्थान पर है, छठे स्थान पर है, ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर। और अब तक कुल 3 बार जो है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए हैं। 1952 के अंदर जब जीवी मावलंकर जी बने, 1967 जब नीला संजीव रेड्डी जी बने, और 1976 जब बलिराम भगत जी बने, जिसमें डायरेक्ट वोटिंग कराई गई थी इन दी लोअर हाउस और निम्न सदन या लोकसभा के अंदर। देखिए एक अच्छा सवाल है इस बार, इन विच ईयर द फर्स्ट बायोफ्यूल इंजन वाज ऑपरेटेड, यानी विश्व में पहली बार किस वर्ष में पहला बायोफ्यूल, पहला जैव ईंधन आधारित इंजन जो चलाया गया था। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1893। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम मना रहे हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। ये हमने मनाया है ऑन 10th ऑफ अगस्त, यानी 10 अगस्त को जो है मनाया है। 10 अगस्त 1893 को ही पहली बार जो है एक वैज्ञानिक के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, पहली बार जर्मन इंजीनियर थे, उनका नाम था सर रुडोल्फ डीजल, इनके द्वारा पहली बार मूंगफली के तेल पर जो है पहली बार इंजन रन किया गया था। इसीलिए 10 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, यानी विश्व जैव ईंधन दिवस मनाते हैं। क्लियर। अच्छा बायोफ्यूल क्या होता है, जैव ईंधन क्या होता है, देखिए साफ नाम पता पड़ रहा है, ऐसा फ्यूल जिसमें किसी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाए, वो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल मतलब वो फ्यूल जिसके अंदर की किसी न किसी प्रकार से जो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करके बना रहे ईंधन, जो क्लीन होगा और ग्रीन फ्यूल होगा। कैसे, जब अगर किसी पौधे, पेड़ या किसी जानवर के यानी किसी मवेशी के वेस्ट से अगर हम उनके बायोमास से फ्यूल बनाते हैं, कहते हैं the fuel which is obtained from the biomass of the plants as well as the animal waste is known as biofuel, which can be produced from the corn, यानी मक्का से, शुगर यानी गन्ने से, और एनिमल वेस्ट क्या हो सकता है, हमारा गाय का गोबर, पशुओं का, मवेशियों का गोबर हो सकता है, काऊ डंग। इस प्रकार के चीजों से जो ईंधन बनता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन। ये जो स्रोत है हमारे, ये सभी क्या हमारे जैविक स्रोत है, इसलिए जैव ईंधन कहते हैं। और इनका पर्यावरण पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होता, इसलिए कहते हैं क्लीन फ्यूल या
ग्रीन फ्यूल कहते हैं। क्लियर। और ये आते हैं हमारे रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में, यानी इनका दोहन हम ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब इनकी अवेलेबिलिटी हमारे पास हमेशा रहेगी, इनका क्षरण नहीं होगा। क्लियर। अब जो बायोफ्यूल है, ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है एथेनॉल, इसके बारे में खूब सुनते होंगे, एथेनॉल E10 E20, जो सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर, यानी पेट्रोलियम के अंदर 20% एथेनॉल मिक्स करने का सरकार का लक्ष्य है। पहले 2030 तक का था, अब 2025 से मिक्स कर दिया है। दूसरा है बायोडीजल। इन दोनों को हम पढ़ते हैं कि ये दोनों है क्या, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। जिससे फसलों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे कि मक्का है, शुगर केन है, जब इनका क्या किण्वन करते हैं, यानी फर्मेंटेशन करते हैं, तो जो हमें उत्पाद मिलता है उसे कहते हैं हम एथेनॉल। क्लियर। और इस फर्मेंटेशन द्वारा प्राप्त जो फ्यूल है, एथेनॉल है, इसे मिक्स करते हैं विद दी पेट्रोलियम। जिससे क्या होता है कि इमिशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का उत्सर्जन, जो ईंधन जिस जिस प्रकार से इंटरनल कंबशन इंजन, यानी आंतरिक दहन इंजन जो है ICE, इनके द्वारा फ्यूल का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं जो कार्बन उत्सर्जन है उसकी मात्रा भी कमी आती है। क्लियर। और वर्तमान में क्या एथेनॉल 10 या E10, ये हम खूब पढ़ते आ रहे हैं। E10 तो 2018 की नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी है, और राज्य भारत की जो राष्ट्रीय बायो जैव ईंधन निधि, उसके इसके तहत भी लक्ष्य जो है रिवाइज कर दिए गए हैं कि 2025-26 तक हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के अंदर कितना करना है, E10, यानी E10 को बढ़ाकर करना है E20, यानी पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंड करने का हमारा टारगेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोडीजल की। ये क्या होता है, ये क्या मिलता है, कुकिंग ऑयल यानी खाद्य तेल से, येलो ग्रीस या एनिमल फेट, यानी जो जानवरों की वसा है उससे प्राप्त होता है हमारा, क्या होता है, बायोडीजल। इसके अंदर क्या होता है, एक हम लेते हैं कैटलिस्ट, यानी उत्प्रेरक का यूज करते हैं। वो क्या होता है, देखिए होता क्या है इसके अंदर, जो कुकिंग ऑयल है यानी खाद्य तेल है या वसा है, यानी मवेशियों की वसा है, पशुओं की वसा है, उसको जलाते हैं विद एथेन एल्कोहल, एल्कोहल के साथ इनको बर्निंग करते हैं, जिसमें कि उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है, और इससे मुझे लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगा, उसे क्या वो कहलाता है बायोडीजल। यही तक की बात थी। इंपॉर्टेंस क्या, देखिए एनवायरमेंट फ्रेंडली क्यों, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स है, क्लीन फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है। दूसरा है एनर्जी सिक्योरिटी। भारत में क्या है, देखिए 85% हमारी जो कुल मांग है उसका 85% हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका उत्पादन बढ़ाएंगे, अगर इसको सर्वाधिक ब्लेंड, इसको ज्यादा, जितना ज्यादा ब्लेंड करेंगे, मिक्स करेंगे पेट्रोल के अंदर, पेट्रोल की डिमांड हमारी कम हो जाएगी, तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है, आयात बिल है, वो भी कम हो जाएगा हमारा। ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है किसका, क्रूड ऑयल का। तीसरा है इकोनॉमिक बेनिफिट। अब ध्यान रखिए, आप सिंपल सोचिए, अगर किसान इस प्रकार की फसलों का उत्पादन करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी आय बढ़ेगी, तो आर्थिक रूप से किसान को फायदा होगा, और ओवरऑल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। सरकार ने क्या निर्णय लिए इस बारे में, तो देखिए पहला है राष्ट्रीय नीति लाई गई है 2018 में जैव ईंधन पर, यानी राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018, जिसका टारगेट है कि 2025-26 तक हमें कितना करना है, एथेनॉल को ब्लेंड करना है 20% इसके अंदर, पेट्रोल के अंदर, ताकि क्या हो, उत्सर्जन की मात्रा कम हो सके, हम क्लाइमेट चेंज से डील कर सके, और भारत का टारगेट हम अचीव कर पाए, लाइक जीरो इमिशन बाय 2070, यानी 2070 का जो पंचामृत में लक्ष्य है भारत का, उसको अचीव करने के अंदर ही बहुत बड़ा सराहनीय कदम रखा गया सरकार का। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, यानी वैश्विक जैव ईंधन अलायंस समझौता। ये क्या हुआ था, देखिए लास्ट ईयर भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर G20 की समिट थी, उस समय भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसको प्रपोज किया गया कि हम क्या करते हैं, वैश्विक समूह, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें कि विश्व की अलग अलग सरकारें हों, साथ ही साथ अलग अलग संस्थान हो, जो एक मंच पर आए, और विश्व में जो बायोफ्यूल है, जैव ईंधन है, इसके प्रचार प्रसार को बढ़ावा मिले, इसके उत्पादन को बढ़ावा मिले, और साथ ही साथ भारत का साथ दिया यूएसए ने, ब्राजील ने, इटली ने, अर्जेंटीना, सिंगापुर, इवन बांग्लादेश, देखिए आप जहाँ पर इतनी उठापटक हो रही है, वो भी इसके साथ भारत के साथ खड़ा रहा है, मॉरिशस और यूएई के द्वारा इनका समर्थन मिला है, दैट वी आर अलोंग विद द इंडिया इन ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ये अलायंस है ना, इसमें कुल 24 देशों ने अपना हस्ताक्षर कर दिया है, और साथ ही साथ 12 अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यानी 24 तो देश हैं, 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने सहमति दी कि ये जो प्रस्ताव भारत ने लाया है काफी इफेक्टिव होगा। ये कुछ जानकारी दी गई है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये काफी थोड़ा डिटेल में है, बट आपके लिए जो काम का है वो कितना है, जो हम पढ़ रहे हैं इतना ही काम का है। ये अगर आप स्पेसिफिकली एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें, उसके लिए स्लाइड दी गई है, आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूस जीएसटी ऑन एथेनॉल। एथेनॉल पे सरकार
लगाती थी पहले 18% जीएसटी, उसे कम कर कितना कर दिए 5%। जिससे क्या होगा, जो ऐसे किसान जो कि इस प्रकार जो ऐसी एमएसएमई यूनिट्स हैं जो कि एथेनॉल को प्रोडक्शन कर रही है, उनको एडवांटेज मिलेगा। साथ ही साथ जो किसान इस प्रकार की फसलों को उगा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं प्रमोट करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री G1 योजना, यानी जैविक ईंधन वन योजना। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। देखिए एथेनॉल जो है ना वो 4 जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो फर्स्ट जनरेशन है वो किससे मिलता है, वो मिलता है हमें एडिबल ऑयल से, यानी जो खाद्य तेल है उन स्रोतों से मिलता है, एडिबल ऑयल सोर्सेस से। सेकंड मिलता है नॉन एडिबल से, यानी ऐसा पदार्थ जिसे हम खा नहीं सकते, इंसान कंज्यूम नहीं करते हैं। थर्ड मिलता है हमें एल्गी से मिलता है, शैवाल से। और चौथा मिलता है हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग से। कहां से, जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जो उत्पादन होता है वो फोर्थ जनरेशन के अंदर आता है, क्या, बायो एथेनॉल। क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको कितने जनरेशन का बायोफ्यूल है, तो 4 जनरेशन के अंदर है। हम बात कर रहे हैं सेकंड जनरेशन की, जो क्या है हमारा मिलता है हमें नॉन एडिबल ऑयल से। वो किससे मिलेगा, फ्रॉम सेलुलोजिक एंड लिग्नोसेलुलोसिक इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल रूट्स इन दी कंट्री। अच्छा, सेलुलोजिक और लिग्नोसेलुलोसिक स्रोत हैं उनसे बनाना है हमें 2G, यानी सेकंड जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन। ये काम किसका, ये ऑब्जेक्टिव है प्रधानमंत्री जीवन योजना का। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो आपको उसमें मिल गई है। नेक्स्ट है रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। देखिए दुनिया में अभी हाल ही में दुनिया में सबसे पुराना कैलेंडर मिला है। ये हाल ही में कुछ एक प्लेस पर खोजबीन की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो कि तुर्की है। लगभग 12,000 वर्ष पुराना कैलेंडर में मिला है। अलग अलग हमें स्तंभ लेख मिले हैं, ये थोड़ी डिटेल बात कर लेते हैं। एक प्लेस है गोबेकली टेपे, जो कि तुर्की में अवस्थित है। कहाँ पर है, तुर्की में। यहाँ पर रिसर्चर्स जो हैं उनको एक कैलेंडर मिला है जिसमें कि अलग अलग कुल 15 स्टोन पिलर्स हैं, यानी स्तंभ लेख लिखे गए हैं। तो जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं 12,000 वर्ष पूर्व एक जो है मेटियोर टकराया था, और उसके बाद कॉमेट टकराया, धूमकेतु टकराया था। जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं मिनी आइस एज यानी जो लघु आइस एज है उसका भी संबंध इससे निकाला गया है कि इसके बाद मानव का विकास जो है सबसे शुरू हुआ है। उन्होंने कहीं ना कहीं इतिहास को लिखना प्रारंभ किया था दी डेट्स, ऐसा माना गया है। कहाँ पर ये कहाँ हुआ है, ये टर्की के गोबेकली टेपे के अंदर। आपके लिए इंपॉर्टेंट इतना ही है, थोड़ी डिटेल डिस्कशन है, डिटेल जानकारी है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इस प्लेस पर एंशिएंट पिलर मिला है, जो कि ऐसा माना जा रहा है कि विश्व का सबसे पुराना कैलेंडर हो सकता है, ओल्डेस्ट ल्यूनी सोलर, यानी सौर चंद्र कैलेंडर। लूनार वर्सेस सोलर यानी लूनी सोलर कैलेंडर है, जो कि ये रिकॉर्ड करता है कि कहीं ना कहीं 12,000 वर्ष पहले एक कॉमेट जो है धूमकेतु पृथ्वी की सतह से टकराया था, उसकी भी जानकारी यहाँ मिलती है। अब इसमें क्या विभिन्न प्रकार के अजीबोगरीब वी शेप्ड सिंबल देखे गए हैं इस पर, यहाँ पर स्तंभ मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, ठीक है, 15 मीटर ऊंचे स्तंभ मिले हैं इस गोबेकली टेपे नाम की जगह पर। और ये विश्व विरासत सूची के अंदर भी शामिल है, जो बताता है हर एक दिन को। क्लियर, उसमें अलग अलग सिंबल्स मिले, इस प्रकार से दिखाता है कि एक दिन है, दूसरा दिन है, तो इसमें बताया गया कि एक कैलेंडर कहीं ना कहीं है, इसका संबंध कैलेंडर से है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन द 10th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति। देखिए सवाल सिंपल भी हो सकता था कि मित्र शक्ति भारत के साथ कौन सा देश, भारत किस देश के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करता है। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो उसमें हमें दिखता है कि भारत का एक रेजिमेंट है, रेजिमेंट यानी सेना की टुकड़ी है जो कि इसमें भाग ले रही है। तो आपको बताना है कि कौन सी रेजिमेंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजपुताना राइफल्स। ध्यान रखिएगा, राजपुताना राइफल्स हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, क्योंकि हमारे ओलंपियन नीरज चोपड़ा जो है वो 2017 के अंदर इसमें रिक्रूट किए गए थे एट द पोस्ट ऑफ नायक सूबेदार। ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, राजपुताना राइफल से है। ये आपसे पूछ सकते हैं, एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं। एक वार्षिक यानी एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति, जिसकी शुरुआत होती है 2012 के अंदर। उसका 10वां एडिशन हो रहा है कहाँ पर, श्रीलंका के अंदर। लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, ये भारत के अंदर हुआ था। और ऑल्टरनेट एक साल भारत में, एक साल श्रीलंका के अंदर इसका
आयोजन होता है। तो 10वां एडिशन है, इसमें भारत ये कहाँ हो रहा है, आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरोया श्रीलंका के अंदर। क्लियर। ये कब से कब होगा, ये होगा 12 से 25 अगस्त 2024 वर्तमान में चल रहा है। भारत की ओर से कुल 106 जो पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, वो भाग ले रहे हैं और उनका संबंध किससे है, राजपुताना राइफल से है। ठीक है, ये रेजिमेंट है और इसकी एक बटालियन यानी इसकी छोटी सी टुकड़ी इसके अंदर गई है। रेजिमेंट बड़ी होती है, कुछ कुछ उसके जो सिपाही हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने गए हैं एट दी मित्र शक्ति एक्सरसाइज। और श्रीलंका की कौन सी है, गजबा रेजिमेंट ऑफ श्रीलंका, ये पार्टिसिपेट कर रही है इस आयोजन के अंदर। तो लास्ट एडिशन हुआ था नवा, वो कहाँ हुआ था, पुणे के अंदर हुआ था इन नवंबर 2023। राइट, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। और इस वर्ष का जो जॉइंट एक्सरसाइज यानी संयुक्त अभ्यास है, इसका उद्देश्य क्या है कि यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर 7 है, जिसका संबंध है कि विश्व में किस प्रकार से शांति और सुरक्षा को मेंटेन कर सके, उस पर इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा अर्ध शहरी क्षेत्र है, सेमी अर्बन एनवायरनमेंट है, वहां पर हम किस प्रकार से अपने मिलिट्री ऑपरेशन है उनको कैरी आउट कर सके फॉर मेंटेनिंग द पीस एंड सिक्योरिटी इन दी सेमी अर्बन एरिया, यानी अर्ध शहरी जो क्षेत्र है हमारे, वहां पर किस प्रकार से हम सुरक्षा को मुहैया कर सकें टू दी नॉर्मल सिटीजन्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, देखिए बहुत न्यूज में रहा है ये, NIRF की रैंकिंग हाल ही में जारी हुई है, ये जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इसे नवा एडिशन है, कौन सा एडिशन, 9th एडिशन है, ये नवा संस्करण है, जारी किया गया है। अब आपको बताना है कि इसमें 3 कैटेगरी दी गई है, एक तो समग्र रैंकिंग, समग्र श्रेणी के अंदर, एक अनुसंधान श्रेणी में और एक प्रबंधन श्रेणी के अंदर। इनमें से क्रमशः कौन कौन से संस्थानों ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है, मींस अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, which educational institutions have ranked first respectively in the field of overall category, research category and management category। क्लियर। देखिए इसका राइट आंसर जो है वो हमारा IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी जो हमारा इसका राइट आंसर है। क्योंकि ओवरऑल कैटेगरी के अंदर IIT मद्रास ने 6ठी बार लगातार टॉप किया है, कितनी बार, 6ठी बार लोग टॉप किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसके द्वारा हाल ही में 9th एडिशन यानी नवा संस्करण जारी किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक रैंकिंग फ्रेम ढांचा के तहत 2024 की रैंकिंग दी गई है। और शुरुआत कब होती, देखिए ये पहली बार प्रपोज किया गया था 2015 के अंदर, कब, 2015 में, लेकिन जो रैंकिंग आई थी पहली वो आई थी वर्ष 2016 में। इसलिए 2016 की पहली रैंकिंग आती है, उस अकॉर्डिंग कौन सा एरिया हुआ, 9th एडिशन हुआ, नवा संस्करण हमारा NIRF का। राइट। और जो पैरामीटर दिए गए, इस रैंकिंग का एक उद्देश्य, सरकार कुछ पैरामीटर सेट करती है, उन पैरामीटर के आधार पर अलग अलग श्रेणियों के अंदर जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, अलग अलग पैरामीटर के आधार पर उनकी रैंकिंग क्या है, मतलब वहाँ रिसर्च का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ प्लेसमेंट रेट क्या है, वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं PhD कितने स्कॉलर हैं। क्लियर। ये सारी बात की जाती है इस रैंकिंग के अंदर। आपके लिए इतना ही काम का है, कुल कितनी कैटेगरी है, इस वर्ष कितनी कैटेगरी जोड़ी गई है और कुल टॉप इंस्टीट्यूशन कितने हैं जो कि अलग अलग पैरामीटर पर टॉप करते हैं इस रैंकिंग के अनुसार। राइट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है, हर बार क्या होता है 13 अलग अलग कैटेगरीज में संस्थानों की रैंकिंग की जाती है, इस बार 3 नई श्रेणियां और जोड़ दी गई, 3 न्यू कैटेगरीज जो हैं वो जोड़ दी गई हैं, कितनी हो गई है, 13 + 3 16 कैटेगरी जो हैं वो इस बार हो गई हैं। राइट। तो पहला है ओपन यूनिवर्सिटी, तो खुले विश्वविद्यालय जैसे कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू है, इस प्रकार से। सेकंड है स्किल यूनिवर्सिटी यानी कौशल विश्वविद्यालय, इनको भी जोड़ा गया है। तीसरा है स्टेट फंडेड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, राज्य द्वारा पोषित जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बात होगी। तीन प्रकार के संस्थानों को और जोड़ा गया है। राइट। कुल 5 ब्रॉड पैरामीटर यानी 5 व्यापक आधार हैं, जिनके आधार पर कुल 5 व्यापक पैरामीटर्स हैं, इनके आधार पर जो है संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। थोड़ी सी आप इसको देख लें कि आपको आइडिया रहे कि यहाँ किस प्रकार से जो रैंकिंग की जाती है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज यानी शिक्षण, सीखना और संसाधन, कैसे स्टूडेंट के पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के अंदर कुल स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कितना है, जैसे कि मान लीजिए एक फैकल्टी पढ़ा रही है 40 बच्चों को, कहीं पर एक 1:60 है, कहीं 1:80 है, इतना वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जो भी नॉर्मल हो, जो भी सूटेबल क्राइटेरिया हो वो होना चाहिए। फैकल्टी की PhD, कितनी फैकल्टी ऐसी जिनके पास PhD की डिग्री है, साथ ही साथ उस संस्थान के पास कितने वित्तीय स्रोत हैं ये दिखाता है। सेकंड पैरामीटर है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस यानी उस संस्थान के द्वारा
कितने रिसर्च पब्लिकेशन पेपर रिलीज किए गए, कितनी साइटेशन, यानी उस जो संस्थान जो संबंधित इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा जो रिसर्च पेपर जारी किए गए उनको कितने लोगों के द्वारा कोट किया गया है इन अदर रिसर्च पेपर। सेकंड है पेटेंट, संबंधित संस्थान के द्वारा कितने पेटेंट जो है वो रजिस्टर करवाए गए ये दिखाता है। थर्ड है ग्रेजुएशन आउटकम, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट वहां से पढ़कर निकलता है उसे कितना प्लेसमेंट मिल रहा है, इवन किसी कंपनी के अंदर भी, और दूसरा हायर एजुकेशन के अंदर भी, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट है उसे पीजी के अंदर कहाँ प्लेसमेंट हो पा रहा है। नेक्स्ट है एवरेज सैलरी कितनी वहाँ के फैकल्टीज की, साथ ही साथ पीएचडी के अंदर स्टूडेंट कितने हैं ये बताना। फोर्थ है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, आउटरीच का मतलब ये है कि इसमें कुल कितने मेल फीमेल जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ रहे हैं, कितने क्षेत्र, कितनी रीजनल और विमेन डाइवर्सिटी, मतलब कितने अलग अलग दूर दराज के क्षेत्रों से लोग अच्छे स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं। और सेकंड है कि जो फिजिकली चैलेंज है दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनका नंबर कितना है। साथ ही साथ सोशल इंक्लूसिविटी, यानी सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर की बात करें, यानी ऐसे परिवार जिनकी शिक्षा का स्तर कम है, आर्थिक स्तर कमजोर है, वहां से कितने बच्चे आ रहे हैं ये दिखाना। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रैंकिंग फ्रेमवर्क है, इंक्लूसिविटी को दिखाता है कि अलग अलग श्रेणी के अंदर हम भारत के संस्थान है उनका पता लगा पाए कौन सा संस्थान किस क्षेत्र के अंदर बेस्ड है। नेक्स्ट है परसेप्शन, की संबंधित संस्थान के बारे में जो आम जनता है उनके बीच में क्या धारणा है, इवन जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं उनके दिमाग में भी उस संस्थान के बारे में क्या धारणाएं बनी हुई है दिखाता है परसेप्शन इन धारणाएं। नेक्स्ट है कुल 18 पैरामीटर है जिनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो जो शुरू के हैं 2 हैं उनमें 30% वेटेज है पहले और दूसरे में, तीसरे में जो है हमें मिलता है 20% वेटेज है, और जो फोर्थ है उसमें 10% वेटेज है, और पांचवे का भी 10% वेटेज है इन 5 पैरामीटर में। ये सारा क्राइटेरिया इसका। अच्छा, ये इस साल की रैंकिंग है ना, इसमें कुल जो है स्टूडेंट का जो क्राइटेरिया वो है ना फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो, इसको भी चेंज किया गया है। ये कितना किया है, देखिए जो मेडिकल संस्थान है यानी चिकित्सकीय संस्थान है वहां पर तो कर दिया गया है 1:10, यानी एक फैकल्टी पढ़ाएगी 10 स्टूडेंट को, इतना होना चाहिए। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं तो कितना होना चाहिए, 100 फैकल्टीज होना रिक्वायर्ड होना चाहिए एज पर दी न्यू पैरामीटर। सेकंड है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के विश्वविद्यालय वहां पर कितना होना चाहिए 1:20, यानी 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अब हमारे लिए काम की बात शुरू होती है यहाँ से ज्यादा, रैंकिंग, कि किस इंस्टीट्यूट की किस कैटेगरी में रैंक बनाई है। जो ओवरऑल कैटेगरी हमने पढ़ा आईआईटी मद्रास है, उसके बाद आईआईएससी बेंगलुरु है, भारतीय विज्ञान संस्थान, थर्ड पे आईआईटी बॉम्बे है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग के अंदर, तो इंजीनियरिंग के अंदर आईआईटी मद्रास ने टॉप किया, फिर आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी बॉम्बे है। शुरू की 3 कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलेज की बात करें, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, और थर्ड बचता है सेंट स्टीफन कॉलेज, ये तीनों दिल्ली के हैं। नेक्स्ट है रिसर्च कैटेगरी के अंदर, अनुसंधान श्रेणी के अंदर जो आईआईएससी बेंगलुरु इसने टॉप किया है, सेकंड आईआईटी मद्रास, तीसरा आईआईटी दिल्ली है। ओपन यूनिवर्सिटी कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, ओपन यूनिवर्सिटी स्टेट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज हैं वो, और एक स्किल यूनिवर्सिटी, 3 संस्थान इस बार नए जोड़े गए। तो जो खुले विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी इसके अंदर कौन सी, इग्नू, हम खूब पढ़ते हैं इसके बारे में, आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसने टॉप किया है। सेकंड पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी, कोलकाता की, पश्चिम बंगाल की, इसने टॉप किया। थर्ड पर अहमदाबाद की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा थर्ड रैंक प्राप्त की गई है। यूनिवर्सिटी की बात करें यानी विश्वविद्यालयों की बात करें तो पहली रैंक आई है वो आई है आईआईएससी बेंगलुरु की। ध्यान रखिएगा आईआईएससी बेंगलुरु 2 जगह टॉप करता है, एक तो करता है हमारा रिसर्च के अंदर, अनुसंधान के अंदर, दूसरा करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। थर्ड है, सेकंड नंबर पे है जेएनयू जो दिल्ली में है, और थर्ड पे है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, हमने पढ़ा था आईआईएम अहमदाबाद ने टॉप किया है, सेकंड आईआईएम बेंगलुरु है, तीसरा आईआईएम कोझिकोड। अगर हम बात करें मेडिकल सेक्टर की तो एम्स दिल्ली का है, इसकी रैंक 1 आई है। सेकंड हम बात नेक्स्ट हम बात करें स्किल यूनिवर्सिटी की, इस बार नया ऐड हुआ है सेगमेंट, तो इसमें सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है जो स्थित कहां पर है, पुणे के अंदर, पुणे का सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, उसने टॉप किया है स्किल यूनिवर्सिटी के अंदर। जो स्टेट की पब्लिक यूनिवर्सिटी है यानी स्टेट राज्य द्वारा पोषित जो विश्वविद्यालय है उसकी रैंकिंग की बात करें तो चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी है, इसने इस रैंकिंग को टॉप किया है। लॉ की बात करें यानी विधि श्रेणी के अंदर तो जो नेशनल लॉ स्कूल है वो है बेंगलुरु का, इसने टॉप किया। ध्यान रखिएगा बेंगलुरु के दो संस्थान है, आईआईएससी बेंगलुरु जिसने कि रिसर्च के अंदर और ओवरऑल यूनिवर्सिटी है उसमें टॉप किया है, साथ ही साथ किया है हमने लॉ के अंदर जो कौन सा संस्थान है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटीज। अंतिम कैटेगरी है इनोवेशन कैटेगरी, यानी नवाचार किसने अधिक किए हैं, तो ध्यान रखिएगा जो आईआईटी कानपुर है उसके द्वारा सर्वाधिक नवाचार किए गए और इस श्रेणी के लिए इन्हें पहला रैंक प्राप्त हुआ है। ये कुछ डिटेल आप याद रखिएगा, किसी एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जा सकती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूपी से, यूपी के अंदर क्या हुआ है, हाल ही में सरकार ने डिसाइड किया दैट दे विल ऑर्गेनाइज सेकंड उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशन, यानी उत्तर प्रदेश का दूसरा
दूसरा अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन जो है वो किया जाएगा। उसका थीम क्या है? इसका एक थीम जो है वो है यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग, यानी सोर्सिंग का एक अनूठा मंच। ये पहला जो ऑप्शन दिया गया है शिल्प व्यंजन संस्कृति, ये तो शो केस किया जाएगा, मतलब यूपी गवर्नमेंट के द्वारा उत्तर प्रदेश की जो शिल्प है यानी क्राफ्ट है उनको, व्यंजन यानी कुजीन से, संस्कृति यानी कल्चर, इन तीनों को शोकेस किया जाएगा इस एग्जीबिशन के अंदर जो होने वाली सितंबर में। क्लियर? और ये कब से कब होगी? 25 सितंबर से 29 सितंबर कहाँ होगी ये? ग्रेटर नोएडा के इंडिया एग्जीबिशन मार्ट के अंदर। तो पहला एडिशन था वो लास्ट ईयर हुआ था, उसका उद्घाटन किया था हमारी जो राष्ट्रपति महोदय हैं द्रौपदी मुर्मू जी उनके द्वारा। और इसका थीम हम देख लेते हैं, यूनिक प्लेटफॉर्म ऑफ सोर्सिंग, हम पढ़ चुके हैं थीम के बारे में। अब इसमें क्या होगा, इस साल जो हमारा वियतनाम है वो हमारा इसका पार्टनर कंट्री है यानी सहयोगी देश है। इससे क्या होगा, वियतनाम के द्वारा अलग अलग जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और जो उनकी कल्चरल एक्टिविटीज है उनको शोकेस किया जाएगा कहाँ पर? इस एग्जीबिशन के अंदर। जो पहला एडिशन है वो कहाँ हुआ था? वो लास्ट ईयर सितंबर में हुआ था, 21 से 25 तारीख को, जिसमें लगभग की 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राइट? अच्छा, एक अब आती स्पोर्ट्स से, कबड्डी से। विश्व की पहली जो पहली है वैश्विक महिला कबड्डी लीग, ये कहाँ होने वाली है? मींस द फर्स्ट एवर ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग जो है ये कौन सा देश आयोजित करेगा, किस देश में होने वाली है? तो ध्यान रखिएगा ये भारत के अंदर है। कहाँ होगी? भारत में होगी, सितंबर के अंदर होने वाली है। सितंबर में होगी हरियाणा के अंदर। ये पहली ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग है जो भारत ऑर्गेनाइज करेगा। और इसे कौन आयोजित कर रहा है? इसका नाम क्या है? ग्लोबल प्रवासी विमेंस कबड्डी लीग यानी वैश्विक प्रवासी कबड्डी महिला कबड्डी लीग है। इसका आयोजन होना है, ये होगा भारत के हरियाणा राज्य के अंदर अगले महीने सितंबर के अंदर। ठीक है? और इसमें विश्व के लगभग 15 से अधिक देश हैं, वहां से खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ओलंपिक खेल जो अगले वर्ष, मतलब अगले वर्ष तो क्या 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले हैं, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, वहां पर कबड्डी को खेलों के अंदर शामिल करना, ये इसका एजेंडा है। और भारत चाहता है कि इसके अंदर 2036 के अंदर जो है भारत जो ओलंपिक का प्रयास कर रहा है तब तक जो है ये खेल शामिल हो जाए। ये कौन आयोजित कर रहा है? तो ये आयोजित हो रहा है होलिस्टिक इंटरनेशनल प्रवासी स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिप्सा, और हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एमओयू हुआ है किसके बीच में? हिप्सा और हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में, इसके तहत हो रहा है ये। और हिप्सा का सहयोग कौन कर रहा है? वर्ल्ड कबड्डी यानी विश्व कबड्डी संस्था है वो कर रही है। क्लियर? इसमें अलग अलग देशों की टीम पार्टिसिपेट भाग लेगी। पहला इंग्लैंड है, पोलैंड है, अर्जेंटीना, कनाडा, इटली, इस प्रकार से। भारत के जो खेल मंत्री कौन है? वो हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, ये आप नाम याद रखिएगा, किसी एग्जाम के अंदर पूछने की संभावना इसकी रहेगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक से आता है कि भारत का पहला यानी प्रथम पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार इस साल पहली बार दिया गया है। द फर्स्ट बुक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर है, देखिए 4 ऑप्शन है, चारों फैक्ट आपके काम के। कमला पुजारी जी, आपने यदि पता हो, इनका संबंध ओडिशा से, और ये एक आदिवासी महिला थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था फॉर दी प्रिजर्वेशन ऑफ वैरायटी ऑफ पेडियन, धान की वैरायटी के लिए, धान की अलग अलग किस्मों के प्रजातियों की इनकी सुरक्षा की थी। साथ ही साथ इन्होंने किया था काला जीरा नाम से, यदि आपको थोड़ा भी याद हो तो काला जीरा नाम से एक नई वैरायटी थी, इसका उन्होंने उत्पादन किया था। नेक्स्ट है ज्ञान चतुर्वेदी जी, देखिए इन्हें मिला है 2022 के अंदर व्यास सम्मान। क्या मिला है? 2022 का मिला है व्यास सम्मान जो कि 32वां व्यास सम्मान मिला था ज्ञान चतुर्वेदी जी को। इनकी पुस्तक का, इनका उपन्यास का नाम था पागल खाना। क्या है? पागल खाना, ये इनके उपन्यास का नाम था, जिसके लिए 2022 का 32वां व्यास पुरस्कार दिया गया ज्ञान चतुर्वेदी जी को। फोर्थ ऑप्शन है जादव पायेंग जी, यदि आपको थोड़ा भी अंदाजा हो तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ही इज आवर फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इनका संबंध किस राज्य से है? असम से है। इन्होंने लगभग 550 एकड़ भूमि पर, जो बंजर भूमि थी, उस पर पेड़ पौधे लगा करके उसे वन में, जंगल के अंदर तब्दील कर दिया। तो राइट आंसर हमारा बी जय मोहन जी है, ये राइट आंसर हमारा, जिन्हें की 2024 का पहला बुक ब्रह्म साहित्य, प्रथम पुस्तक ब्रह्म साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये तमिल और मलयालम राइटर हैं, तमिल और मलयालम भाषा के राइटर हैं, जिन्होंने क्या लिखा है? बुक लिखी है, इसका नाम है वेन मुरासू, का नाम है व्हाइट ड्रम। ये विश्व का सबसे बड़ा नॉवेल है, सबसे लंबा नॉवेल है।
इसके लिए 2 लाख रुपए के पुरस्कार राशि से नवाजा गया है। और इस अवार्ड का, इस पुरस्कार का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे राइटर जो कि भारतीय भाषा में उपन्यास लिखते हैं, लेख लिखते हैं, उनको मोटिवेट करना, बूस्ट करना। क्लियर? अच्छा, थोड़ी सी डिटेल है पेरिस ओलंपिक से आती है कि अब तक भारत ने जो है कुल 6 मेडल जीते ओलंपिक के अंदर। ओलंपिक समाप्त भी हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर भारत की ओर से कौन फ्लैग बीरर थे, ये पता होना चाहिए। ओपनिंग में थे पीवी सिंधु जी थी, दूसरे प्लेयर का नाम आपको बताना है। क्लोजिंग के अंदर एक थी मनु भाकर जी, ये पता होना चाहिए। दूसरे थे हमारे हॉकी प्लेयर पी आर श्रीजेश जी, पी आर श्रीजेश और मनु भाकर, ये दो थे हमारे क्लोजिंग सेरेमनी नहीं। और क्लोजिंग सेरेमनी के अंदर ओपनिंग जो उद्घाटन समारोह था उसमें कौन थे हमारे? पीवी सिंधु। और एक नाम आपको बताना है, ये आप थोड़ा होमवर्क करिए, दूसरे खिलाड़ी कौन थे जिनको साथ लिया गया था। पहले हम बात करें कि पहला रैंक किसका हुआ है, तो ध्यान रखिए पहला रैंक यूएसए का, दूसरा चीन का है, भारत का जो 71st रैंक है। यूएस को मिले कुल 126 मेडल, फिर चीन को मिले 91, फिर जापान थर्ड रैंक पर है जिसे मिले 45, चौथे पर है ऑस्ट्रेलिया, पांचवें फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया को मिला 53, फ्रांस को मिला है 64। ध्यान रखिएगा जिसके जितने अधिक सर्वाधिक गोल्ड मेडल होंगे उसकी रैंक उतनी सुधर जाती है। भारत को इस बार एक भी गोल्ड नहीं मिला है, एक मिला है सिल्वर। जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा जी को 5 मिले ब्रॉन्ज, मनु भाकर जी को मिला 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए, एक मिला है जो जॉइंट इवेंट था जिसमें कि सरबजोत सिंह जी थी और मनु भाकर थे, उनको मिला है ब्रॉन्ज। तीसरा मिला था हमें अमन सहरावत जी के द्वारा 57 केजी रेसलिंग के अंदर। चौथा ब्रॉन्ज मिला हॉकी टीम के अंदर। और पांचवा मिला था हमें किसके अंदर? अविनाश कुसाले जी हैं, उनके द्वारा जो 50 मीटर 3 पोजीशन शूटिंग थी उसके अंदर मिला था। तो ध्यान रखिएगा यूएसए फर्स्ट है, सेकंड चाइना, तीसरा जापान है, चौथा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा फ्रांस है और 71 रैंक हमारी इंडिया की। लास्ट ईयर पेरिस जो लास्ट ईयर टॉपिक टोक्यो ओलंपिक था उसमें भारत की रैंक थी 48। ये आप ध्यान रखिए। कितने मेडल थे? 7, एक गोल्ड, दो सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ये भारत के थे। और ऐसा है कि लगभग 6 इवेंट ऐसे थे, 6 गेम्स ऐसे थे जहां पर भारत की रैंक पोजीशन आई है 4th पोजीशन इस पेरिस ओलंपिक के अंदर। देखिए स्लाइड तो बची हुई है बट आज टाइम हो चुका है तो हम अपना जो लेक्चर है ये समाप्त करते हैं। एक न्यूज जाते हुए न्यूज पढ़ लेते हैं कि बांग्लादेश के जो 25वें चीफ जस्टिस हैं वो अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम क्या है? सैयद सैयद रिफात अहमद जी। ये 25वें बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश, जिस प्रकार से भारत में सीजेआई है वैसे बांग्लादेश के अंदर है सैयद रफात अहमद जी हैं। और इनसे पहले कौन थे? उबैदुल हसन जो 24वें थे, इनको हटा दिया गया, इन्होंने खुद अपना त्याग पत्र दिया है। हमारे लिए दूसरा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये वर्तमान में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। आप सभी परिचित हैं कि बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हुआ है जिसमें कि वहां की सेना का बड़ा योगदान है, साथ ही साथ जमात इस्लामी का बड़ा रोल है जिसमें जिन्होंने की तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट थे उसकी आड़ में बहुत बड़ा उन्होंने चेंज लाया है अपने गवर्नमेंट के अंदर। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं और 25वें वहां के मुख्य न्यायाधीश बने हैं सैयद रफात अहमद जी। चलिए हमारा आज का लेक्चर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे नए फैक्ट के साथ। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा आइलैंड है जो कि बांग्लादेश के पास अवस्थित है और वो न्यूज में रहा है। चलिए थोड़ा हिंट देते हैं आपको, सेंट मार्टिन आइलैंड है। अब आपको बताना है कि ये आइलैंड कहाँ स्थित है? बंगाली खाड़ी में, अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में? बिल्कुल इजी आंसर, इजी क्वेश्चन है, आप पता करेगा सेंट मार्टिन लोकेशन कहाँ है। कल इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।